हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर पर पढ़ेंगे फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं। आगे हम देखेंगे इनकी 3D स्ट्रक्चर कैसे बनती है और किन बेसिस पे अपन इसको डिवाइड करते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन को आप क्यों फाइब्रस प्रोटीन बोलते हो, ग्लोबुलर प्रोटीन को आप क्यों ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हो। तो देखिए, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन को इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है क्योंकि आपकी प्रोटीन के अंदर दो टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो पोलर एमिनो एसिड या नॉन पोलर एमिनो एसिड। यानी कि प्रोटीन के अंदर सिर्फ दो ही टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो एमिनो एसिड हो सकते हैं पोलर या फिर एमिनो एसिड हो सकते हैं नॉन पोलर एमिनो एसिड्स। तो अपन इनको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन जो है, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कौन से एमिनो एसिड होंगे, नॉन पोलर एमिनो एसिड। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड होंगे और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर ज्यादा तो होंगे पोलर एमिनो एसिड और कुछ एमिनो एसिड हो सकते हैं वो नॉन पोलर एमिनो एसिड भी हो सकते हैं। अब आप जानते हो कि नॉन पोलर एमिनो एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि जल के अंदर घुलनशील नहीं है। और पोलर एमिनो एसिड इसका मतलब क्या हुआ कि वो जल के अंदर घुलनशील हैं। तो देखिए, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं केराटिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन। ये हैं फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हो गया मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम सी, लाइसोजाइम, या फिर जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब किसके होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एंजाइम एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए, किस बेसिस पे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं और नॉन पोलर एमिनो एसिड होने की वजह से इनमें इंटरेक्शन कैसा लगेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हमने नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे पहले की वीडियो थी, उसमें मैंने बातें की थी कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं, जब प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में हमने बातें की थी। तो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड है नॉन पोलर और नॉन पोलर एमिनो एसिड है, इसका मतलब उसमें कैसा इंटरेक्शन लगेगा, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लगेगा। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लगने का क्या मतलब हो गया कि यह जल से दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी वाटर से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो वाटर से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो कहां करेंगे, यानी कि फिर उनको क्या कर दिया जाएगा, ये एक ऐसी पेप्टाइड है, लंबी पेप्टाइड, इसके जस्ट नीचे दूसरी पेप्टाइड को अरेंज कर दिया जाएगा और इसके जस्ट नीचे तीसरी पेप्टाइड को अरेंज कर दिया जाएगा। यानी जितनी भी नॉन पोलर एमिनो एसिड्स के पेप्टाइड हैं उनको एक के नीचे एक अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जल के कांटेक्ट में नहीं रह सकती। और डायरेक्ट जल के कांटेक्ट में क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि इनके अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से शो करते हैं। तो इस प्रकार से ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बन गई। और सीट लाइक स्ट्रक्चर बन गई तो ये क्या काम करते हैं अपनी बॉडी में, क्या काम करेंगी, ये फाइब्रस प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगी। यानी कि जितनी भी स्ट्रक्चर को बनाने का काम है, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाने का काम है, वो सब काम किसका है, फाइब्रस प्रोटीन का। जैसे कि मैं मान लो आपको बताऊं एग्जांपल, पीछे मैंने बताया केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन प्रोटीन जितने भी आपके बाहर की चीजें होती हैं, जैसे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, या फिर गाय भैंसों के सींग्स होते हैं, गाय भैंसों के खुर होते हैं, या फिर भेड़ बकरियों के अंदर ऊन होती है, ऊंट के अंदर ऊन होती है, ये सब की सब बाहर की चीजें किससे बनी हुई होती हैं, केराटिन प्रोटीन की। क्योंकि अंदर तो ये रह नहीं सकती। अंदर क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर है और इनके अंदर कैसे एमिनो एसिड्स हैं, नॉन पोलर। बॉडी के अंदर वाटर है और इनके अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड है, यानी कि वाटर की कंडीशन में ये नहीं रह सकती। तो इनको बॉडी से बाहर प्रदान होती हैं, बॉडी से बाहर देखने को मिलेंगी। और बॉडी से बाहर के कहां पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि नेल्स की स्ट्रक्चर बना ली, हेयर्स की स्ट्रक्चर बना ली, वूल्स की स्ट्रक्चर, या सींग्स, ठीक है, खुर, ऊन, ये सब किससे बने हुए होते हैं,
केराटिन प्रोटीन के, क्योंकि बाहर जो है वो वाटर नहीं होता। वाटर कहाँ होता है? बॉडी के अंदर, और ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा मैंने आपको बताया कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन के बारे में एक बात है कि ये बॉडी की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन का क्या मतलब हो गया? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। और कहां पाई जाती है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ये कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, और ये आपकी स्किन की शेप को मेंटेन करने का काम करती है। जैसे कि मान लो कोलेजन प्रोटीन को बनाने के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो कोलेजन प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और कोलेजन प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर सेल की शेप है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं रह पाएंगी। यानी कि सेल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं रह पाएंगी, और सेल्स जुड़ी हुई नहीं रह पाएंगी तो क्या होगा? अपने आप ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। और स्कर्वी डिजीज के सिम्टम क्या हैं? कि सबसे पहले मसूड़ों से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। मसूड़ों से ब्लीडिंग होना स्टार्ट क्यों होती है? कि वहां की स्किन जो है वो सबसे कमजोर होती है। तो जाहिर सी बात है, जहां की स्किन सबसे कमजोर है सबसे पहले ब्लीडिंग वहां से शुरू होगी। लेकिन अगर स्कर्वी डिजीज है वो सीवियर कंडीशन में पहुंच गया तो फिर सब जगहों से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो विटामिन सी की कमी से एक्चुअल में हुआ क्या है? कोलेजन प्रोटीन की शेप मेंटेन नहीं रह पाई, और कोलेजन प्रोटीन की शेप मेंटेन नहीं रह पाई तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की शेप बिगड़ गई, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की शेप बिगड़ गई तो इसका मतलब सेल्स की जो है वो आपस में कॉम्बिनेशन या सेल्स का जो कनेक्शन है वो खत्म होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिन प्रोटीन है, ये मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इलास्टिन प्रोटीन का काम क्या है? मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इस प्रकार से फाइब्रस प्रोटीन क्या काम कर रही हैं? स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने का काम कर रही हैं। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने का काम कर रही हैं, यानी कि कैटालिटिक एंड रेगुलेटरी रोल कौन सी प्रोटीन करेंगी? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये बात थी फाइब्रस प्रोटीन के बारे में, जो कि कहाँ होती हैं? शीट के जैसी होती हैं। शीट के जैसी क्यों होती हैं? क्योंकि नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं, और नॉन पोलर एमिनो एसिड होने की वजह से ये क्या काम करेंगी? बॉडी से बाहर या फिर स्किन के जस्ट नीचे रह करके क्या काम कर देंगी? स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने हैं, या स्ट्रक्चरल रोल आपकी बॉडी को दे देंगी, जिससे कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो किन की वजह से होगी? फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। यानी कि स्ट्रेंथ किसकी वजह से होगी? फाइब्रस प्रोटीन की वजह से। तो ये बात थी फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। अब देखते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? पोलर एमिनो एसिड होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर पोलर एमिनो एसिड होते हैं, और पोलर एमिनो एसिड होने की वजह से इनमें क्या होगा? हाइड्रोफिलिक कंडीशन है। हाइड्रोफिलिक कंडीशन है, और हाइड्रोफिलिक कंडीशन होने की वजह से यह वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, और वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये इनसाइड द बॉडी भी प्रेजेंट हो सकती है। यानी कि फाइब्रस प्रोटीन ऐसा नहीं है कि सारी बॉडी से बाहर ही होती है। जैसे कि मैंने इलास्टिन कोलेजन ये बताया बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि एक लेयर के नीचे जस्ट दूसरी लेयर। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर पोलर एमिनो एसिड होते हैं, और पोलर एमिनो एसिड को जल के अंदर रहने से कोई भी आपत्ति नहीं होती। तो इनके अंदर पोलर एमिनो एसिड होने की वजह से बॉडी के अंदर, यानी कि हो सकता है कि लीवर में प्रेजेंट हो सकता है कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है कि किडनी के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि कहीं भी प्रेजेंट हो सकती हैं। जहां पर वाटर है वहां पर भी ये प्रेजेंट हो सकती हैं। तो देखिए इनसाइड द बॉडी है। अब इसके अंदर हो सकता है कि कुछ नॉन पोलर एमिनो एसिड भी हो, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर क्या हो सकता है? कि कुछ नॉन पोलर एमिनो एसिड भी हो। यानी कि मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड्स तो क्या होते हैं? पोलर होते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नॉन पोलर एमिनो एसिड एक भी नहीं आएगा। अगर कुछ पोलर नॉन पोलर एमिनो एसिड भी हैं तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्रोटीन की क्या कर दी जाएगी? फोल्डिंग कर दी जाएगी। हमने कल यानी कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्रोटीन फोल्डिंग या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हमने 3D स्ट्रक्चर बोला था। उसके अंदर क्या बोला था? कि प्रोटीन की क्या हो जाती है? फोल्डिंग, जिसके अंदर बाहर होता है वाटर, और अंदर जो यहाँ की कंडीशन है वहां पर वाटर नहीं होता। तो बाहर कौन से एमिनो एसिड्स थे? यहाँ पर
पोलार एमिनो एसिड्स थे। यानी कि प्रोटीन की पेरिफेरी की तरफ कौन से एमिनो एसिड्स थे? पोलार एमिनो एसिड्स थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था? वाटर था, तो ये थे पोलार एमिनो एसिड। और अगर कुछ नॉन पोलार एमिनो एसिड आ गए तो वो यहाँ सेंटर की तरफ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कुछ नॉन पोलार एमिनो एसिड आ गए तो भी, क्योंकि अगर नॉन पोलार एमिनो एसिड आ गए तो उस प्रोटीन की क्या कर दी जाएगी? फोल्डिंग कर दी जाएगी। प्रोटीन की क्या कर दी जाएगी? फोल्डिंग। तो इस प्रकार से ग्लोबुलर प्रोटीन की क्या कर दी जाएगी? फोल्डिंग। और ये क्या काम कर लेगी? रेगुलेटरी रोल प्ले करने का काम करती है। रेगुलेटरी रोल, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन का काम क्या था? स्ट्रक्चरल रोल, और ग्लोबुलर प्रोटीन का काम क्या है? रेगुलेटरी रोल। अब इसके अंदर कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं और आगे, जो आपको आसानी से और भी समझ में आ जाएगा कि और क्या क्या डिफरेंस इनमें हो सकता है। जैसे कि ये तो अपना हो गया फाइब्रस प्रोटीन और ये हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन के सबसे पहला कैरेक्टर देखिए, शेप। शेप जो होती है लॉन्ग एंड नैरो होती है। लॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर सारे सारे नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं, और नॉन पोलर एमिनो एसिड होने की वजह से उस प्रोटीन की क्या नहीं हो सकती? फोल्डिंग नहीं हो सकती। और फोल्डिंग नहीं हो सकती तो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आपको मिलती है। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन की क्या हो जाती है? फोल्डिंग हो जाती है। फोल्डिंग होने की वजह से राउंड शेप में आपको दिखाई देती है। इसके अलावा पर्पस, यानी इनके काम क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि फाइब्रस प्रोटीन का काम है स्ट्रक्चरल रोल प्रदान करने का, और ग्लोबुलर प्रोटीन का काम है रेगुलेटरी या फिर फंक्शनल रोल प्ले करने का काम। देन एसिड सीक्वेंस, यानी एमिनो एसिड सीक्वेंस हो गया। रिपीटेटिव एमिनो एसिड सीक्वेंस, यानी कि इसके अंदर ओनली क्या होंगे? नॉन पोलर एमिनो एसिड। ज्यादातर क्या होंगे? नॉन पोलर एमिनो एसिड। और इरेगुलर एमिनो एसिड सीक्वेंस, इरेगुलर एमिनो एसिड सीक्वेंस का क्या मतलब हो गया कि पोलर एमिनो एसिड भी हो सकते हैं और नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी हो सकते हैं। इसी की वजह से तो क्या हो रही है? इसकी फोल्डिंग, यानी कि इरेगुलर एमिनो एसिड की सीक्वेंस होने की वजह से क्या हो रही है? इसकी फोल्डिंग हो रही है। देन ड्यूरेबिलिटी, यानी कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स का उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है? तो देखिए फाइब्रस प्रोटीन जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पीएच का इफेक्ट नहीं होता, ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर का भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में मिलती है। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में मिलती है, इसके ऊपर किन्हीं भी चीजों का इफेक्ट वो है नहीं होता। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन पीएच, टेम्परेचर, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होने की वजह से उसकी फोल्डिंग होती है। तो ये सब चीजें जो होती है टेम्परेचर और पीएच चेंज होने के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। देन हमने सबसे पहले भी बात की थी एग्जाम्पल्स के बारे में, आप एक बार और देख लीजिए। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रिन, एक्टिन, केराटिन, इलास्टिन। मैंने आपको जैसे केराटिन के बारे में डिटेल में बताया, कोलेजन के बारे में डिटेल में बताया और इलास्टिन के बारे में बताया, क्योंकि ये प्रोटीन्स जो होती हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि प्रोटीन जो अपनी बॉडी में हजारों प्रोटीन होती हैं, यानी कि प्रोटीन्स का आप टाइप पढ़ो ना, हजारों प्रोटीन पढ़ सकते हो। देन इसके अंदर आप ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में पढ़ो, यानी जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी अपनी ब्लड के अंदर होता है, यानी ब्लड के अंदर वाटर होता है, और अगर हीमोग्लोबिन वहां पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसकी भी क्या हुई हुई है? फोल्डिंग हुई हुई है। इंसुलिन प्रोटीन जो पैनक्रियाज सिक्रेट करता है ग्लूकोज को बॉडी से, यानी ग्लूकोज को ब्लड से सेल की अंदर की तरफ लाने का काम कौन करेगा? इंसुलिन हार्मोन ग्लूट रिसेप्टर के माध्यम से। या इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या मतलब हो गया? एंटीबॉडी को अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडी भी क्या होती है? फोल्डेड फॉर्म होती है जनरली प्रोटीन की, और एंटीबॉडी भी किससे बनी हुई होती है? मोस्टली प्रोटीन से ही बनी हुई होती है। अब बात कर लो इसके सोल्युबिलिटी की, तो इनसोल्यूबल इन वाटर, जैसा कि मैंने बताया कि उनके अंदर क्या इंटरेक्शन होगा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इसी की वजह से शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है और इसी की वजह से ज्यादातर बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती हैं। तो इसका मतलब ये वाटर के अंदर क्या हो सकती हैं? इनसोल्यूबल होती हैं। और इनसोल्यूबल क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं और वाटर क्या होता है? पोलर होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में आप बात करो कि जनरली सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर क्यों होते हैं?
क्योंकि अगर पोलार एमिनो एसिड आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वाटर के अंदर आसानी से सोल्यूबल हो सकता है। लेकिन अगर नॉन पोलार एमिनो एसिड भी आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनकी क्या कर दी जाएगी, फोल्डिंग कर दी जाएगी, फोल्डिंग। तो इस प्रकार से फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आप उनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसे तो शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है और कैसे ग्लोबुलर शेप होती है। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। फाइब्रस प्रोटीन की आप देख पा रहे हैं एक सीधी सीधी शीट जैसी स्ट्रक्चर है जो यहां से लेकर यहां तक शो हो रही है, ये एक सीधी स्ट्रेट चेन है। और मायोग्लोबुलिन या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में आप देख पा रहे हो कि प्रोटीन की क्या हो चुकी है, फोल्डिंग हो चुकी है, क्योंकि यहां पर सारा का सारा सराउंडिंग में क्या है, वाटर है। तो यहां पर जितने भी इसकी पेरिफेरी पर जो भी एमिनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, पोलार हैं, और यहां पर अंदर की तरफ जो भी एमिनो एसिड्स है वो नॉन पोलार है। इस प्रकार से पोलार एंड नॉन पोलार को ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर अरेंज कर दिया गया है। और जो फाइब्रस प्रोटीन है उसके अंदर ओनली नॉन पोलार एमिनो एसिड ही है, और नॉन पोलार एमिनो एसिड होने की वजह से ये वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये क्या कर रही है, एक शीट के जैसी, एक रोड के जैसी स्ट्रक्चर इनकी बन चुकी है। तो ये एक डिफरेंस होता है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, इंफॉर्मेशन आपके काम की होगी, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, इनकी डिफरेंस के बारे में समझ सकते हैं, या फिर आपको डायग्राम देखते ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।